हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ इजाज़ अहमद और आप देख रहे हैं फिजिक्स इजाज़ अहमद। आज हम 9th क्लास के आर्टिकल न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और साथ साथ ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्यों है? क्योंकि हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अपने डेली लाइफ में हर जगह इंप्लीमेंट होता देखते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को देखने से पहले अगर आपने मुझे पहली दफा देखा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखने से पहले हम देखते हैं कि न्यूटन का लॉ हमें दिया किसने। ये हमें 17th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन जिन्होंने हमें न्यूटन के 3 कवानीन दिए, 3 लॉज दिए। उसमें से पहला कानून जो हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो हम देखते हैं। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। एक बॉडी अपनी अगर रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में ही रहेगी, यानी अपनी रेस्ट की हालत को ही जारी रखेगी। और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करेगी। कब तक? अनटिल नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना हो। दोबारा मैं समझा देता हूँ कि एक बॉडी अगर रेस्ट की हालत में है तो रेस्ट की हालत में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर असरअंदाज नहीं होगी। ठीक है, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो वो भी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करती रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करेगी। अनबैलेंस फोर्स ये है। ठीक है, तो न्यूटन के लॉज में हम बेसिकली देखते हैं भी 2 फैक्टर्स को ही हैं। एक तो फोर्स को देखते हैं और दूसरा हम देखते हैं मोशन को। ठीक है, कि फोर्स किस तरह बॉडी पर असरअंदाज कर रही है और दूसरा मोशन किस तरह बॉडी पर, बॉडी की मोशन क्या है। ठीक है, ये चीज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक गाड़ी है। ठीक है, रेस्ट की हालत में मौजूद है, मूव नहीं कर रही बिल्कुल भी, एक जगह पे साबित खड़ी है। तो आपका क्या ख्याल है कि इसमें फोर्स लग रही होगी? नहीं लग रही। फर्ज करिए मैं कहता हूँ इस पर जो फोर्स लग रही है ना, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, लेकिन 0 न्यूटन की फोर्स लगाई है। क्या गाड़ी मूव करेगी? बिल्कुल नहीं मूव करेगी। और इसी साइड से मैंने फोर्स लगाई है 0 न्यूटन की। दोनों साइड से मैंने 0 न्यूटन की फोर्स लगाई है। क्या ये बॉडी मूव करेगी? गाड़ी मूव करेगी जो कि रेस्ट की हालत में है? डेफिनेटली गाड़ी मूव नहीं करेगी। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं कि 0 न्यूटन में चलो कोई फोर्स होती नहीं ना, तो मैं कह देता हूं 20 न्यूटन की फोर्स मैंने यहां से लगाई और 20 न्यूटन की फोर्स मैंने यहां से लगाई। इधर से भी 20 न्यूटन की फोर्स, इधर से भी 20 न्यूटन की फोर्स, दोनों साइड से मैं सेम फोर्स लगा रहा हूँ। इधर से मैं गाड़ी को उधर मूव करना चाह रहा हूँ और उधर से कोई और बंदा उस गाड़ी को इधर मूव करना चाह रहा है, और फोर्सेस भी दोनों सेम लगा रहे हैं। क्या गाड़ी अपनी जगह से मूव करेगी? डेफिनेटली गाड़ी अपनी जगह से मूव नहीं करेगी, क्योंकि दोनों साइड से सेम फोर्स अप्लाई हो रही है। तो क्या हो रहा है? फोर्सेस आपस में बैलेंस हो रही हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। फोर्सेस आपस में बैलेंस हो रही है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता हूं कि यहां पर मैं 20 न्यूटन की जगह मैं यहां पर 40 न्यूटन फोर्स लगा देता हूं और वहां से वो 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या अब गाड़ी मूव करेगी? डेफिनेटली गाड़ी अब मूव करेगी। क्यों? क्योंकि 20 न्यूटन फोर्स है कम और 40 न्यूटन फोर्स है ज्यादा, तो गाड़ी ने इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देना है, क्योंकि एक अनबैलेंस आ गया ना। 40 न्यूटन फोर्स ज्यादा है, 20 न्यूटन फोर्स कम है। अनबैलेंस फोर्स होने की वजह से गाड़ी ने इधर मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक और चीज कहूंगा आपको, एक और चीज मैं कहता हूं, फर्ज करें मैं यहां से 10 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं और इस साइड से मैं कोई फोर्स लगाता ही नहीं। ठीक है, तो फिर की गाड़ी मूव करेगी? डेफिनेटली मूव करेगी, क्योंकि इस साइड 0 न्यूटन है, इस साइड 10 न्यूटन है। एक अनबैलेंस सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो गाड़ी ने क्या करना है? उस तरफ मूव करना शुरू कर देना है। तो ये चीज है कि गाड़ी रेस्ट की हालत में रहेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में रहेगा जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना हो। यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रही है तो गाड़ी ने मूव करना शुरू कर दिया, लेकिन दोनों साइडों पे से अगर मैं सेम फोर्स लगा दूं तो गाड़ी मूव नहीं करेगी। तो ये तो हुई पहली बात क्लियर कि एक बॉडी रेस्ट की हालत में रहती है अगर उस पर
कोई फोर्स असरअंदाज ना हो, अनबैलेंस फोर्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या यूनिफॉर्म मोशन के साथ जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्या वो भी ऐसे ही यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करता रहेगा जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स असरअंदाज नहीं होगी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। इसको हमें एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फर्ज करें यहाँ पर हमारे पास एक और गाड़ी है, एक और गाड़ी है, ठीक है। गाड़ी को मैं एक्सेलरेट करता हूँ, गाड़ी को मैं स्पीड देता हूँ, अच्छी खासी स्पीड देता हूँ, रेस देता हूँ। कुछ देर बाद क्या होती है कि गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव करना शुरू कर देती है। गाड़ी मेरी क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कंटिन्यूअसली मूव करना शुरू कर देती है। जब मेरी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव करना शुरू कर देती है तो मैं क्या करता हूँ कि गाड़ी का इंजन ऑफ कर देता हूँ। गाड़ी का क्या करता हूँ, इंजन ऑफ कर देता हूँ। गाड़ी का जब मैं इंजन ऑफ करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर बाद जो है गाड़ी की स्पीड कम होते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है कि गाड़ी रेस्ट पे आ जाती है। जबकि न्यूटन का तो हमें कानून ये कहता है कि गाड़ी को अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहे। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म मोशन के साथ क्यों नहीं मूव कर रही, गाड़ी रेस्ट पर क्यों आ गई? इसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। इसकी वजह यह है कि जब गाड़ी हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी और मैंने गाड़ी का जब इंजन ऑफ कर दिया था इस वेलोसिटी पर आकर, तो क्या हो रहा था कि एयर फ्रिक्शन, जो हमारे पास एयर फ्रिक्शन थी वो गाड़ी पर दबाव डाल रही थी, वो गाड़ी पर जोर लगा रहे थे, वो एयर फ्रिक्शन जो है गाड़ी पर फोर्स लगा रही थी। अलबत्ता वो फोर्स इतनी ज्यादा नहीं होती लेकिन होती है। इसी तरह रोड फ्रिक्शन, जाहिर बात है टायर जो है रोड के साथ रगड़ रहे हैं तो रोड फ्रिक्शन भी गाड़ी को क्या कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। ये दोनों फैक्टर्स गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, एयर फ्रिक्शन और रोड फ्रिक्शन। दोनों फैक्टर्स गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये दोनों फैक्टर भले ही कम फोर्स लगा रहे हैं गाड़ी के ऊपर, लेकिन कंटिन्यूसली ये दोनों फैक्टर जब फोर्स लगा रहे होते हैं हल्की सी, तो क्या होता है कि गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू कर देती है और एक वक्त ऐसा आता है कि गाड़ी रेस्ट की हालत में आ जाती है। तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं, रोड फ्रिक्शन और एयर फ्रिक्शन, ये दोनों अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। कौन सी फोर्सेस हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। इस वजह से गाड़ी क्या हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट पर आ रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कंटिन्यूअसली गाड़ी मूव नहीं कर पा रही। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि रोड फ्रिक्शन और एयर फ्रिक्शन अगर दोनों को खत्म कर दें, अगर रोड फ्रिक्शन और एयर फ्रिक्शन दोनों को खत्म कर दें तो क्या हमारे पास गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी? जी हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। लेकिन हम रोड फ्रिक्शन और एयर फ्रिक्शन जो है इनको रिमूव तो कर नहीं सकते। अब कैसे हम ऐसा रोड बनाएं कि फ्रिक्शन बिल्कुल भी ना हो, ये कैसे हम ऐसी एयर कायम करें कि फ्रिक्शन बिल्कुल भी ना हो? अब यहाँ पर एयर फ्रिक्शन और रोड फ्रिक्शन जो कि दोनों ही अनबैलेंस फोर्सेस हैं, इन दोनों को तो खत्म हम कर नहीं सकते, लेकिन इस अनबैलेंस सिचुएशन को हम बैलेंस सिचुएशन बना सकते हैं। वो कैसे? हम क्या करते हैं, जब हमारी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रही थी तो हमने जब महसूस किया कि हमारी गाड़ी की वेलोसिटी कम होना शुरू हो गया तो हम क्या करेंगे, गाड़ी का इंजन दोबारा से ऑन कर देंगे। गाड़ी का इंजन जब दोबारा से ऑन करेंगे और गाड़ी को कंटिन्यूअसली रेस देना शुरू कर देंगे कि वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दोबारा मूव करना शुरू कर दे, तो उस वक्त क्या होगा कि ये रोड फ्रिक्शन की फोर्स और एयर फ्रिक्शन की फोर्स गाड़ी के इंजन की फोर्स के साथ बैलेंस कर जाएंगी, क्योंकि गाड़ी का इंजन जो है कंटिन्यूअसली 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव करा रहा है। वो कैसे कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करा रहा है? क्योंकि गाड़ी के इंजन की फोर्स और रोड फ्रिक्शन और एयर फ्रिक्शन की फोर्स आपस में कैंसल आउट हो रही है। इसको इस तरह समझ लेना, फर्ज करें अगर गाड़ी का इंजन 70 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और एयर फ्रिक्शन और रोड फ्रिक्शन भी जो है हमारे पास 70 न्यूटन फोर्स लगा रही है, तो जब ये दोनों इक्वलाइज हो जाएंगी, जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस में आ जाएंगी, तब क्या होगा कि गाड़ी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये स्टेटमेंट आपको जानी पहचान नहीं लगती। आपने लास्ट लेक्चर में इनर्शिया पढ़ा था। इनर्शिया क्या था? इनर्शिया क्या था हमारे पास? अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू which it resist any change in rest or uniform
मोशन। इनर्शिया हमारे पास क्या है, इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से बॉडी क्या करती थी कि अपने रेस्ट की हालत को बरकरार रखने की कोशिश करती थी, ठीक है। या अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है तो वो क्या करती थी कि वो अपने आप को यूनिफॉर्म मोशन में ही रखने की कोशिश करती थी, अदरवाइज वो रेजिस्ट करना शुरू कर देती थी इनर्शिया की वजह से। तो क्या यही चीज जो है, यही चीज नहीं कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक बॉडी जो है रेस्ट की हालत में रहना को तरजीह देती है जो कि रेस्ट की हालत में है, और एक बॉडी जो कि यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, वो भी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करना चाहती है जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट ना करे। तो इस ही वजह से न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया भी हमारे पास यही होता है कि एक बॉडी रेस्ट की हालत में रहना चाहती है और यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करना चाहती है, और न्यूटन का पहला कानून भी यही कहता है कि एक बॉडी जो रेस्ट की हालत में है और रेस्ट की हालत में रहती है, और एक बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करती रहती है। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, लेकिन अगर आपकी फिर भी जो है कंफ्यूजन दूर नहीं हुई तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें, दोबारा से देखें, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी क्लियर नहीं होते तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर जवाब दूंगा। सो जाते जाते मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मजीद इस तरह के फिजिक्स के लेक्चर मिलते रहें। थैंक यू